हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भूकंप के बारे में। अब भूकंप का मतलब ये मत समझिए कि पूरा जैसे यहाँ पे स्टूडियो हिल रहा है वैसे वहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है। भूकंप का मतलब आपने तबाही देखा होगा, जैसे 2015 में आया था नेपाल के काठमांडू से जो उद्गम केंद्र था उसका। और भारत के, चूंकि भारत का जो स्टेट्स हैं, चूंकि हिमालयन बेल्ट है तो लगा हुआ था, तो यहाँ भारत पर भी उसका असर दिखाई दिया था। ठीक वैसे ही म्यांमार में, जैसे आपको ये पता चल ही गया होगा कि म्यांमार और साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, वहाँ पे भारी तबाही मची हुई है। 7.7 यानी 7.7 की तीव्रता से वहाँ पे भूकंप आया है। अब 7.7 की तीव्रता से अगर भूकंप आया है तो लाजमी सी बात है, बहुत सीरियस मुद्दा है। और जो है इस भूकंप के कारण क्या होते हैं, क्यों आता है भूकंप, भूकंप से जुड़ी हुई सभी जानकारियों को हम लोग आज मुख्य रूप से हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जो प्रीलिम से रिलेटेड होता है, मेन से भी रिलेटेड, हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे कि भूकंप से क्या प्रभाव पड़ता है और आता क्यों है। तो जैसे आपको पता है कि भारत पहले ही इस सारी चीज़ों में, जहाँ भी आपदा जो है डिजास्टर्स होते हैं, जैसे भूकंप को भी डिजास्टर में शामिल किया गया है, तो उस डिजास्टर्स में या पड़ोसी देश जो हैं उनको जो है राहत पहुंचाने के लिए भारत काम करता है। चाहे वो कोविड-19 में भी आपने देखा, या फिर से अभी जो म्यांमार में भारी तबाही मची हुई है। और देखिए, उससे ही आप देखकर एक जो है वीडियो आप देखे होंगे, उसमें आपको देखकर अंदाज़ा लग गया होगा कि कितनी जो आपदाएं आती हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में तबाही मचाती हैं, चाहे वह जान माल का हानि हो या फिर से प्राकृतिक रूप से जो हानि पहुंचाई जाती है वह कितनी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। अब ये भूकंप वाली आपदाएं जो होती हैं, जैसे भूकंप जैसी जो आपदाएं होती हैं, उनके दो कारण है। एक तो प्राकृतिक ही कारण है, और दूसरा जो कारण है मानवकृत भी कारण है। ठीक है, तो और जैसे ज्वालामुखी फटना, ये सारी चीज़ें भी होती है, तो इस सभी का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग इस पॉइंट को डिस्कशन करने शुरू करें। जो जैसे आपको ये भी देख सकते हैं कि 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ था यूपीएससी का, उसमें भी भूकंप से रिलेटेड प्रश्न प्रीलिम्स में पूछा था, पी तरंग एस तरंगों के बारे में। तो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और भारत यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन चला रहा है, उस ऑपरेशन का राहत के लिए, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग अपने इस टॉपिक पर मुख्य रूप से पूर्णतः डिस्कशन करें। ठीक है, तो म्यांमार में भूकंप क्यों आया है, और जैसे देखिए कुछ ऐसे एरिया है, अभी आगे हम दिखाएंगे उसको, कि कुछ ऐसे एरिया हैं जो वल्नरेबल हैं भूकंप के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे आने ही आने। अब भूकंप आता क्यों है, पहले हम लोग देख लें। जैसे म्यांमार के यहाँ पे आप देख पा रहे थे, म्यांमार में जो है तख्ता पलट भी हो चुका है बहुत पहले। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, सितवे पोर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें लोकेशन हम लोग जानते हैं। और हमारे पूर्वोत्तर राज्यों से सीमा साझा भी करता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्यों से जो है सीमा साझा करता है कौन, आपका म्यांमार। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो हम लोग देखेंगे कि भूकंप के बारे में कुछ जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। अर्थक्वेक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थक्वेक होता क्या है, यानी भूकंप होता क्या है। भूकंप का मतलब ही होता है भूकंप, यानी भू माने पृथ्वी को, कांपना मतलब कंपन करना, यानी पृथ्वी का जो कंपन होता है उसी को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब ये होता क्यों से है, होता कैसे है, तो इसके कई कारण हैं। इसके कारण कई हैं, जैसे कौन कौन से कारण हैं, तो आप देख सकते हैं। एक तो पहला कारण जो है प्राकृतिक, और दूसरा कारण है मानवीकृत। तो एक तो कारण हो गया प्राकृतिक, और एक होता है मानवीकृत। दो कारण हो गए। अब दोनों कारण में ही विध्वंसकारी ज्यादा जो होता है, प्राकृतिक वाला भी होता है, मानवकृत वाला भी हो सकता है। अब प्राकृतिक वाले में कौन कौन से कारण हैं, तो उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक कारण में जैसे प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट का टकराना, प्लेटों का टकराना। जैसे जो हमारी पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी के बारे में अगर हम लोग बताएं तो पृथ्वी कैसी है, गोल है। और गोल है तो इसमें जो अंदर जो प्लेटें होती हैं उन वह जो हमेशा क्या होती रहती हैं, गतिशील है, चलती रहती हैं। अब चलने के दो कारण हैं, एक तो अब जो है ये मिलती हैं यहाँ के, और दूसरा डाइवर्जन होता है। ठीक है, तो डाइवर्जन भी होता है प्लेटों में, और प्लेटों में टकराव भी होता है, या प्लेट समांतर भी चलते हैं, सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो जब दो प्लेटें आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो टकराने के कारण क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, तो उसको क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। फिर दूसरा कारण क्या है, ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी निकलती है,
जब ज्वालामुखी निकलती है, फटती है, उद्गार होता है, उस समय भी क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है, फिर भूकंप जैसे झटके जो है यह मुख्य रूप से मुख्य प्राकृतिक कारण है जिसके कारण होता है। मानवीकृत में अगर आप देखेंगे, जैसे मानवीकृत में क्या है, ज्यादा दबाव हो गया, ज्यादा दबाव, ठीक है, कुछ वल्नरेबल क्षेत्र पे, उसके कारण हो गया भूकंप। दूसरा चीज आप देखेंगे लैंडस्लाइड जैसे है, वो भी भूकंप का ही कारण है। दूसरा चीज अगर मानवकृत में देखेंगे, जैसे चट्टानों को तोड़ना, चट्टानों को तोड़ना। अब चट्टानों को कैसे तोड़ा जाए, तो चट्टानों को जब तोड़ा जाता है, जैसे आप देखे होंगे ग्रेनाइट वगैरह जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों को तोड़ने के लिए जब या कोयला खदान होता है, उन खदानों को तोड़ने के लिए जो प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है, उससे भी क्या आता है, वहां पे कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, या फिर से इवन आप देखेंगे जो अंतरिक्ष उड़ान होता है, ठीक है, जैसे अलग अलग स्पेस एजेंसियों के द्वारा जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं रॉकेट के द्वारा, तो वो भी जाते हैं, तो वो भी क्या होता है, उतना एरिया तक क्या होता है, भूकंप, यानी उतना एरिया तक क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। तो ये मानवकृत हो गए। अब हम लोग देखेंगे जो प्लेटों का टकराना है, तो टकराने के कारण क्या कैसे कैसे सारी चीजें होती हैं, मैंने जहाँ पे प्लेटें अब टकराई, जैसे मान लीजिए प्लेटें टकरा रही हैं, दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, ये दो प्लेटें हैं, अगर दोनों प्लेटें टकराएं, ठीक है, मान लीजिए दो प्लेटें हैं और ये दोनों जो है प्लेटें हैं क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं, सपोज दैट ये दोनों प्लेटें आपस में अगर टकरा जाएं तो यहाँ पे क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा। तो जब कंपन उत्पन्न होगा, जहाँ पे पृथ्वी के अंदर भाग में जहाँ पे एक कंपन उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं, अवकेंद्र कहते हैं या उद्गम केंद्र, अवकेंद्र या उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र। यानी जहां से सर्वप्रथम टकराने के बाद जो ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कंपन होना शुरू होता है, उस क्षेत्र को कहते हैं अवकेंद्र। और इस अवकेंद्र के सीधे 90 अंश पे, इस अवकेंद्र के सीधे 90 अंश पे आप देखेंगे, तो इस अवकेंद्र के 90 अंश पर, डायरेक्ट 90 अंश पे ऐसे क्या होता है, आपका होगा अधिकेंद्र, अधिकेंद्र। तो इस चीज को याद रखिएगा, अधिकेंद्र कहाँ पे होगा, ये धरातल पे होगा, कहाँ पे होगा, धरातल पे, जहां पे सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है अधिकेंद्र। और जहां पे वह भूकंप की तरंगे उत्पन्न हुआ शुरू होती है, ऊर्जा निकलना हुआ, उन्मुक्त हुआ जो शुरू होती है, उसको कहते हैं अवकेंद्र या उद्गम केंद्र। ठीक है, तो उद्गम आपसे पूछा जा सकता है, जो उद्गम केंद्र है, ईपी सेंटर जो होता है, यानी अधिकेंद्र जो होता है, ये ईपी सेंटर इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। तो ईपी सेंटर जो है आपका अवकेंद्र से सीधे किस पे होता है, 90 अंश पे होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, धरातल पे होता है, ये अंदर होता है। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल हुआ, प्लेटों में गति हुई, गति के कारण ये क्या हुआ, ऊपर आके जो कंपन शुरू हुआ, तो जिस पे पहले झटका महसूस हुआ, कंपन शुरू हुआ, उसको कहेंगे अधिकेंद्र। एपिसेंटर धरातल पे महसूस होता है तो 90 अंश पे महसूस होता है। और नीचे जहां से उत्पन्न होता है, प्लेटें को टकराने के बाद जहां से ये उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवकेंद्र या उद्गम केंद्र कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। अब अगर आगे देखेंगे हम लोग भूकंपी तरंगे, अब ये जो तरंगे ये सब सारी प्रोसेस किसके कारण होता है, तरंगों के कारण। तो अब हम लोग देखेंगे कि भूकंपी तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। भूकंपी जो तरंगे जिससे भूकंप आता है, ये भूकंपी तरंगे मुख्यतः आप देखेंगे तो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की भूकंपी तरंगे होती हैं। और आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में, भूकंपी तरंगों में एक होती है कौन सी तरंगे, भूगर्भिक तरंगे। ठीक है, तो एक होती है भूगर्भिक तरंगे और दूसरी जो होती है वह आपकी होती है धरातली तरंगे, धरातलीय तरंगे। तो दो तरंगे हो गई, यानी भूकंपी तरंगे कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक हो गई भूकंपी भूगर्भिक तरंगे और दूसरी हो गई क्या, आपकी धरातली तरंगे। अब भूगर्भिक तरंगे जो होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, तो जहां पे टकराने के बाद ऊर्जा निर्मुक्त होती है, उस तरंग को कहा जाता है कौन सा तरंगे, भूगर्भिक तरंगे। अब यही भूगर्भिक तरंगे जो होती है जब कहाँ से, अभी मैंने बताया यहाँ पे कि ये वाला जो क्षेत्र होता है अवकेंद्र वाला, यहीं से जो उत्पन्न होती है कौन सी होती है, भूगर्भिक तरंगे, भूगर्भिक तरंग यहाँ से उत्पन्न होती है। ठीक है, अब यही भूगर्भिक जो तरंगे होती हैं, यहाँ से जब ये निकलती हैं और निकलने के बाद जब निकलने के बाद अनेक माध्यमों से या धरातल से जब ये टकराती है, तो सरफेस से टकराने के बाद, सरफेस वेव से टकराने के बाद यह क्या होती है, यह मुख्य रूप से यही रूप ले लेती है धरातली तरंगों का। ठीक है,
तो भूगर्भिक तरंगों से ही उत्पन्न होती है धरातली तरंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो भूगर्भिक तरंगों से ही क्या होती है उत्पन्न, धरातली तरंगे। अब कैसे उत्पन्न होती है, कारण क्या होता है, तो इनका वेग कैसे होता है, इसका वेग अगर देखें हम लोग, वेग अगर यानी कैसे चलती हैं, तो इनका वेग अगर आप देखेंगे तो घनत्व पे डिपेंडेबल होता है कि किस घनत्व के क्षेत्र से होके गुजर रही हैं। अगर घनत्व ज्यादा होगा जहां पे, वहां पे इनका वेग भी क्या हो जाता है, ज्यादा होता है, वहां पे और तेजी से चलती हैं जहां पे घनत्व ज्यादा होगा, पहला चीज। और पृथ्वी में आप देखे होंगे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आप जाएंगे तो घनत्व बढ़ता जाता है, तो घनत्व बढ़ेगा तो वेग भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो एक सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद से ये इसके अधिक घनत्व से गुजरने के कारण इन तरंगों की वेग तो बढ़ जाती है, और साथ साथ इसकी दिशा जो होती है, घनत्व के कारण जो दिशा होती है, वो डायरेक्शन भी इनका क्या हो जाता है, चेंज होता है। डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, चेंज होता है। अब डायरेक्शन यानी दिशा क्यों चेंज हो जाता है, तो ये दो कारण है, एक तो परावर्तन होता है इसमें दिशा, और एक होता है अपवर्तन। तो परावर्तन और आवर्तन के मुख्य रूप से कारण क्या होता है, इनके डायरेक्शन में क्या हो जाता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें से दोनों में से अगर पूछा जाए भूगर्भिक तरंगे और धरातली तरंगों में सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन होती हैं, तो सबसे ज्यादा विनाशकारी जो होती हैं वो धरातली तरंगे होती हैं। सबसे ज्यादा विनाशकारी है, सबसे ज्यादा तबाही मचाती हैं धरातली तरंगे। क्यों, क्योंकि जब ये भूगर्भिक तरंगे चलती हैं तो चलने के बाद जैसे जैसे अलग अलग घनत्व में से होकर गुजरती हैं तो अलग अलग प्रकार के तरंगों को उत्पन्न करती हैं। तो जब अलग अलग तरंगों के उत्पन्न करती है उसी समय कौन सी तरंगे उत्पन्न हो जाती है, धरातली तरंग। इसका मतलब धरातली तरंगों का वेग भूगर्भिक तरंगों की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा, और इसीलिए ज्यादा विनाशकारी होती है कौन सा, धरातली तरंगे। अब बात आती है जो धरातली तरंगे होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो ये धरातली तरंगे दो प्रकार की होती हैं। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न ही पूछा था, यहीं से प्रश्न पूछा था यूपीएससी पिछली बार। तो धरातली तरंगे दो प्रकार की होती हैं, वो कौन कौन सी है, तो एक होती है पी वेव्स यानी पी तरंगे, और एक होती है यस वेव्स। ठीक है, तो धरातली तरंगे दो प्रकार की हुई, एक पी तरंगे और एक यस तरंगे। तो पी तरंगे और यस तरंगों के बारे में हम लोग देखेंगे, एक पी तरंगे है और एक यस तरंगे है। तो इसको हम लोग क्वालिफिकेशन इसका कर लेंगे, क्या क्लासिफाइड इसको करेंगे किसमें, दो भागों में। तो इसको क्लासिफाइड करेंगे भूगर्भिक, भूगर्भिक को अंग्रेजी में मैं लिख दे रहा हूँ बॉडी वेव्स कहा जाता है। तो बॉडी वेव्स जो है यानी भूगर्भिक जो तरंगे होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक पी वेव्स हो गई और एक आपके सेकेंडरी वेव्स हो गई यस वेव्स, यस तरंगे और पी तरंगे। तो जो पी तरंगे होती हैं वो प्राथमिक तरंग इसको कहा जाता है, कौन सा तरंग, प्राथमिक तरंग कहा जाता है यानी प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। और जो यस वेव्स है उसको सेकेंडरी तरंग कहा जाता है, यानी सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक तरंग। ठीक ना, द्वितीयक तरंग। तो दो तरंगे होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, कौन, भूगर्भिक तरंगे। कौन कौन से, एक आप देख सकते हैं प्राथमिक तरंगे और एक होती हैं सेकेंडरी तरंगे। अब ये जो प्राथमिक तरंगे होती हैं यानी जो पी वेव्स होती हैं, इन पी वेव्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो यह पी वेव्स तीनों माध्यम में, कौन से माध्यम, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, इन तीनों माध्यम से होके गुजर सकती हैं। अब ये चलती कैसे हैं पी वेव्स, तो पी वेव्स जो होती हैं, जो भूगर्भिक तरंगे, यह जो ध्वनि होती है, ध्वनि जो होती है उसके हिसाब से, मतलब ध्वनि में कौन सी तरंगे पाई जाती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे। कौन सी तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे पाई जाती हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंगों की भांति व्यवहार करती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पी वेव्स होती हैं, पी तरंगे यानी प्राथमिक जो तरंगे होती हैं वो ठोस माध्यम में भी संचरित हो सकती हैं, द्रव माध्यम में भी संचरित हो सकती हैं और गैस माध्यम में भी संचरित हो सकती हैं। लेकिन एक चीज आपसे घुमाकर पूछना होगा, क्वेश्चन तो ऐसे पूछ सकता है कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, जो प्रकाश चलता है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो पी वेव्स चलती हैं उनके लिए कहीं ना कहीं माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो माध्यम ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे गैस हो, यानी तीनों माध्यम में संचरित हो सकते हैं। तो बिना माध्यम को तो संचरित नहीं होगी, लेकिन माध्यम होगा तो क्या पूछ सकता है कि केवल ठोस में हो सकता है कि केवल द्रव में या केवल गैस माध्यम में ही संचरित हो सकती हैं। तो ये तीनों के तीनों माध्यम में संचरित हो सकती हैं। यही कारण है कि सबसे पहले धरातल पे जो तरंगे महसूस की जाती है भूकंप के दौरान, वो कौन से तरंगे महसूस की जाती हैं, प्राइमरी वेव्स जो है वो महसूस की जाती है, यानी पी तरंगे महसूस की जाती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ठोस में भी संचरित हो सकती हैं, द्रव में भी और गैस में भी। ठीक, तो चलती कैसे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगों की बात। अब यहाँ से जो यूपीएससी पूछा था पिछले वर्ष प्रश्न, वो पूछा था कि कैसे चलती हैं, जब अनुदैर्घ्य तरंग के भांति अगर व्यवहार करती है तो चलती कैसे, गमन कैसे करती है। तो कणों के समानांतर जो कण होते हैं
उनके समानांतर क्या करती है, ये गति करती है। तो यहां से प्रश्न पिछली बार पूछा था 2023 में, ठीक ना। तो कणों के समानांतर क्या करती हैं, पी वेव्स जो होती हैं वो मोशंस करती हैं, गति करती हैं। अब आते हैं बात हम लोग करते हैं सेकेंडरी वेव्स की यानी एस वेव्स की। तो एस वेव्स भी बॉडी वेव्स हैं, भूगर्भिक तरंगे होती हैं। यह तरंगे केवल और केवल किस में संचरित हो सकती हैं, ठोस में, यानी केवल इसके लिए माध्यम ठोस ही चाहिए, ठोस के अलावा और किसी भी माध्यम में संचरित नहीं हो सकती हैं। यही कहा जाता है कि ये जो एस वेव्स होते हैं ये धरातल पे सबसे बाद में महसूस की जाती है, इसीलिए इसको सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है, द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। तो प्राथमिक क्यों इसको कहा जाता है, सेकेंडरी इसको क्यों कहा जाता है, उसका कारण पहुंचने से है, इसकी गति करने से है, माध्यम में संचरित होने से है, जो कि यह सभी माध्यम यानी ठोस द्रव गैस में संचरित हो रही है। और सेकेंडरी की बात मैं कर रहा हूं तो वहां पे केवल केवल ठोस माध्यम में ही संचरित हो रही है, ठीक है। अब ये कैसे चलती हैं, इनके जो कण होते हैं, यहां से प्रश्न पूछा था पिछली बार, इनके जो कण होते हैं, कणों के लंबवत, लंबवत मतलब समझ रहे होंगे आप, कणों के लंबवत, लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का मतलब जो समकोण जिसको कहा जाता है। तो तीनों में से कोई भी नाम आपको दे सकता है, तो समकोण हो गया, लंबवत हो गया, 90 डिग्री हो गया। यह इस तरह से वो क्या कर सकती हैं, कणों के लंबवत रूप से ये संचरित होती हैं सेकेंडरी वेव्स, ठीक ना। तो सेकेंडरी वेव्स जो द्वितीयक तरंगे होती हैं केवल और केवल किस माध्यम में संचित हो सकती हैं, केवल केवल ठोस माध्यम में ही संचित हो सकती हैं। और ये जो प्राइमरी वेव्स हम लोगों ने देखा उसमें तीनों यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों के तीनों माध्यम में संचित हो सकती हैं, ठीक है। अब बात आती है इसकी छाया क्षेत्र की, कि किसकी इसमें छाया क्षेत्र अधिक है और किसकी छाया क्षेत्र कम है। तो छाया क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो प्राइमरी जो तरंगें होती हैं यह चूंकि सभी माध्यम में चल पा रही हैं, संचरित हो पा रही हैं, इसलिए इसकी छाया क्षेत्र कम होती है। इसकी जो शैडो एरिया होती है वो शैडो एरिया थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। और सेकेंडरी वेव्स की जो शैडो एरियाज होती है यानी जो छाया क्षेत्र होता है वह क्या होता है, वह ज्यादा होता है। अब आप बोलेंगे कैसे, तो जो प्राइमरी जो तरंगे होती हैं, प्राइमरी जो वेव्स होती हैं उनकी छाया क्षेत्र कम क्यों होती है, ये इसका 105 से और 145 के बीच में, केवल इतना ही दूर 105 अंश से 145 अंश के बीच ही छाया क्षेत्र होता है किसका, पी तरंगों का। जबकि द्वितीयक अब में आप जाएंगे तो 145 के परे यानी 145 अंश से ऊपर जो है, सॉरी 145 नहीं 105 अंश से 105 अंश से परे जो है इसका छाया क्षेत्र होता है। इसका मतलब पृथ्वी की 40% से ज्यादा एरिया जो है शैडो एरिया किसके होता है, सेकेंडरी वेव्स के होते हैं, ठीक ना। और प्राइमरी वेव्स में अगर आप देख रहे हैं तो प्राइमरी वेव्स में शैडो एरिया कम होती है, मात्र 105 अंश से 145 डिग्री तक की इसकी शैडो एरिया होती है। जबकि सेकेंडरी वेव्स में कहाँ थे, 105 से ज्यादा जितना भी डिग्री पे आप जाएंगे तो उसकी शैडो एरिया होती है। इसीलिए पृथ्वी पर सर्वाधिक भाग आपको देखने को मिलेगा, 40% से एबव जो एरिया है वह शैडो एरिया के अंतर्गत आता है। किसके शैडो एरिया के अंतर्गत, तो एस वेव्स के जो शैडो एरिया है उसके अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो ये तो पूरा जो है आप संरचना देख चुके कि जो भूकंप है वो आता कैसे है, क्या क्या सारी चीजें होती हैं, प्राकृतिक कारण, मानवीकृत कारण कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे एरिया हैं जो वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल का मतलब क्या हो गया कि सुभेद हो गया, कि वहां पे भूकंप आना ही आना है, प्लेट हमेशा वहां पे गतिमान हो यानी संचरित होते रहते हैं, चलती रहती हैं, संचलित होते रहती हैं, तो वहां पे आना। जैसे भारत की अगर बात किया जाए तो आप देख पा रहे होंगे हिमालयन जो क्षेत्र, हिमालयन जो बेल्ट है, खासकर जम्मू कश्मीर की तरफ आप देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे सिक्किम वाला जो एरिया, भूटान वाला एरिया में देख पा रहे होंगे हमेशा, या दिल्ली, इवन दिल्ली वाला जो क्षेत्र है यह भी भूकंप के वल्नरेबल क्षेत्र में ही आता है। इसलिए कभी ना कभी भूकंप आना यहाँ पे आम बात है, ठीक है। वैसे आप पूर्वोत्तर एरिया में देखिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल जोन जो है, जोन 5 जो है आपका पूर्वोत्तर एरिया, अरुणाचल प्रदेश से असम से लेके नागालैंड वाला जो एरिया सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, तो भूकंप आना लाजमी बात है। अब यहाँ पे जो मकानों को बनाया जाए या फिर से पर्यटन की जो व्यवस्था की जा रही है, या धीरे धीरे जो यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है या लोग जाके वहाँ पे बस रहे हैं, तो ये जो सिटी बनाई जा रही है उसको अगर सस्टेनेबल बनाया जाए, ठीक है, या दबाव, जैसे उत्तराखंड में अभी कुछ समय पहले जो ज्योतिमठ में आपको देखने को मिला हुआ था मामला, तो क्या होता, दबाव ज्यादा उस पर पड़ गया। आपको पता है कि वहां पे खनन करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि ज्यादा मात्रा में अगर खनन हो रहा है, ज्यादा मात्रा में वहां पे दबाव हो गया, ज्यादा मात्रा में इलीगल रूप से लोग जाके वहां पे घर बना लिए, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ तो लाजिम है कि भूकंप आएगा, और आएगा तो क्या होगा, जान मान की जो हानि है वो तो होगा ही होगा, ठीक है। फिर अगर राजस्थान वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, गुजरात वाला इलाका में, यह भी क्या है, थोड़ा सा वल्नरेबल एरिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। भारत के ये क्षेत्र हो गए। अब विश्व में अगर आप देखेंगे कौन कौन वल्नरेबल क्षेत्र है, तो आप देख पा रहे होंगे अमेरिका में ऐसे रॉकीज पर्वत के साइड जो एरिया है आ रहे हैं, या मैक्सिको के साइड, फिर आप एक इधर देख पा रहे होंगे जो एंडीज पर्वत है उधर, फिर इधर आप यूरोप में देख लीजिए वल्नरेबल है, फिर इधर जो है जहाँ रेगिस्तानी इलाका है, पश्चिमी जो एशिया है उधर है, और फिर उधर जापान की
की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, और इधर ये जो क्षेत्र है म्यांमार वाला, थाईलैंड वाला, ताइवान वाला क्षेत्र, ये भी वल्नरेबल एरिया है, तो यहाँ पे आना है, ठीक है। अब इसका बचाव कैसे किया जाए, तो बचाव के लिए पहला जागरूकता जरूरी है। दूसरा चीज, जो सारी चीजें हैं मैंने बताया ये बिल्कुल जरूरी है। तो भारत यहाँ पे क्या चला रहा है इसको याद रखिएगा। भारत यहाँ पे एक ऑपरेशन चला रहा है। अब ऑपरेशन क्या है आप समझेंगे, ऑपरेशन का मतलब कुछ, ऑपरेशन जो चला रहा है उसका नाम क्या रखा है भारत, उसका नाम रखा है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन क्या रखा है, ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, रिसेंटली सीन इन न्यूज ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है, जो भूकंप से जो वहां पे नुकसान पहुंचा है म्यांमार में, वहां पे राहत पहुंचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा उठाया गया एक कदम है, जिसको ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो म्यांमार में आया था ये भूकंप, आपको पता ही होगा, 7.7 तीव्रता थी इसकी, 28 मार्च को आया था यहाँ पे, ठीक है। और 2 सालों में दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग ये सारी चीजें होंगी, आने वाले समय में भूकंप या प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, इनकी बढ़ने की संभावना क्या होती जाती है, और ज़्यादा तेज होती जाएगी। तो यहाँ पे म्यांमार में, यहाँ पे इसका क्या था, एपी सेंटर था, ठीक है, अधिक केंद्र था। तो इसको याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।